चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाले हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? SST विषय का इसमें क्या है, अभी हम आप लोगों को रिवाइज करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अभी तुरंत ऑनलाइन फेस टू फेस आप लोगों को इसी में से हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों को जवाब देना है। कॉपी किताब पूरा बंद रहेगा और दिमाग जो है पूरा क्या रहेगा, स्टार्ट रहेगा, चालू रहेगा। और इसमें सब रिकॉर्ड तुम लोग का दिमाग, अभी हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम लोगों को दिमाग में भी रिकॉर्ड होते जाना चाहिए। अब देखते हैं किसका दिमाग में कितना रिकॉर्ड होता है। 40 क्वेश्चन बता रहे हैं, सबसे बारी बारी से हम लास्ट में पूछने वाले हैं। ठीक है, ये मौखिक टेस्ट हो रहा है, बस समझ आ रहा है ना, डायरेक्ट टेस्ट टू टेस्ट ऑन रिकॉर्डिंग। तो चलिए आज हम SST का आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, MCQ। ठीक है, देखिए आप लोगों को परीक्षा में इसी तरह से आएगा। फाइनल भी आज हो गया है, कल का पेपर में ही दिया है कि अब जो तुम लोगों का एग्जाम होगा मात्र 40 नंबर का ही होगा और OMR शीट पर होगा। अभी हम उसको दिखाएंगे भी तुम लोगों को। ठीक है ना, ये फाइनल डिसीजन भी हो गया, परीक्षा इधर उधर होने वाला नहीं है। इसी टाइप से हम लोग को बुक पढ़ना है, हिंदी, मैथ, साइंस, लेकिन बनाना किसे है? MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसलिए हम लोग बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। सबसे पहले सामान्य निर्देश तो आप लोग सबको जानते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सब प्रश्न बनाना है। इसमें अथवा फथवा नहीं दिया हुआ रहेगा ना। ये क्वेश्चन अगर नहीं बनाने आ रहा है तो अगला बनाए। 40 क्वेश्चन और 400 बनाना है। कुल प्रश्न क्या रहेगा? 40। प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या निर्धारित रहेगा? 1 अगर एक वो सही बनाता है 1 नंबर, एक वो अगर गलत बनाता है 1 नंबर का हो जाएगा, कट जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना? प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना। 4 वो रहेगा, चारों में से जो सही रहेगा उसको तुमको आपको OMR शीट पर क्या करना है? भरना है। ठीक है, आगे गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर गलत कोई उत्तर बना दिया तो सिर्फ उसी का नंबर कटेगा जो गलत बनाया है, अलग से कटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और सबको याद होना चाहिए। ठीक है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? याद रखना है, पहला होगा वाटरलू युद्ध हुआ था, जिसमें किसका हार हुआ था? फ्रांस। ये आपका इतिहास चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? इतिहास जो बुक है उससे है। उसमें चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर। तो एक बार आप बुक पढ़िएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। सिर्फ आपका हम एग्जाम का मॉडल बताने वाले हैं। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? याद रखना है कि 3 वर्ग में विभक्त था। कितने वर्ग में? अभी तुरंत हम पूछने वाले हैं, इसलिए माइंड में डायरेक्ट इसका आंसर घुसना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं किसका दिमाग तेज है। क्वेश्चन नंबर 3, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? याद कहा जाता है पादरी वर्ग ना। जो चर्च में जो विशेष कार्य करते हैं उनको बोला जाता है पादरी वर्ग। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? 1700। जैसे हम लोगों का देश का संविधान बना था, कब बना था? देखो एक लड़का ठीक बोल रहा है, खड़ा होकर फिर से बोलो। हाँ, उसी तरह से फ्रांस देश का, सब देश का अपना अपना संविधान होता है ना। तो उसी का अपना संविधान के अनुसार बढ़ जा, वहाँ के विधि व्यवस्था, रूल कानून चलता है। ऐसा नहीं है कि जो भारत में नियम कानून है वो पाकिस्तान में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है। सबका अपना अपना संविधान होता है। तो फ्रांस देश है, उसका संविधान कब बना था जी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गणतांत्रिक राज्य। किस नाम से जाना जाता है? एकदम फोटोकॉपी दिमाग में होते जाना चाहिए। अभी हम लाइव तुम लोगों से पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन राज्य क्या होना चाहिए था जी? क्या इसका आंसर होगा? गणतांत्रिक राज्य। क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि सबको पढ़ा रहा है ना पीछे से भी। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो होगा जार निकोल द्वितीय, उसको बोल सकते हैं।
ना, कौन सा किसका शासन था जी? जार। ये सब जो तुम लोग पढ़ रहा है अभी 9th में एग्जाम के लिए तो है, उससे ज्यादा तुमको लाइफ टाइम काम करेगा। कभी किसी भी वैकेंसी में जाएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे दिखा हुआ रहेगा 10th पर आधारित बहाली निकलता है ना, तो क्वेश्चन इसी से रहेगा, लेकिन तुमको लगेगा कि क्वेश्चन नहीं है, तो अभी जो मन से पढ़े रहेगा वो आराम से कोई एग्जाम निकाल लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूसी संसद का क्या नाम था? क्या नाम था? ड्यूमा। क्या नाम था? चलो, उसी तरह से बोल्शाविक पार्टी का नेता कौन था? ये देखो लेनिन, लेनिन नामक व्यक्ति था। ठीक है, तो रहेगा तो बुक में पढ़ो तब याद रहेगा, तो लोग पढ़ता नहीं है इसलिए याद नहीं रहता। अभी यहाँ पर 100 स्टूडेंट बैठा होगा और तुम लोग को पता नहीं है, अब कल याद करके आएगा। ठीक है, चलो आगे। ये ऑप्शन गलत है इसलिए मेरा नोट में लिखा हुआ है ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऑप्शन में सही नहीं होगा, बुक में देखना दूसरा होगा। ठीक है, आगे आते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4। हमारा जो देश जो है वह विश्व का 2.4% ही है। कौन देश? इंडिया और हिंदुस्तान और बहुत नाम है भारत का, सब याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12। भारत की मानक मानवता रेखा कौन सी रेखा है? तुम लोगों को पढ़ाया गया है, कौन हो जाएगा? ये वाला। चलो ठीक है, यानी कि 82.30 अंश पूर्वी देशांतर ना। अब ये देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कौन राज्य से? उड़ीसा से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, अब कहां से गुजरती है? सब याद रखना है, ये नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व के सबसे ऊंचा शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह कहाँ है भाई? नेपाल में। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो याद होना चाहिए, हम इसको बंद कर देंगे और डायरेक्ट इससे हम पूछेंगे। ठीक है, तो दिमाग में सेटअप हो रहा है? yes, अरे कस के बोलो। yes, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। एक स्थलीय भाग जो 3 समुद्रों से घिरा होता है क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। मतलब कि तीनों भाग से, मतलब एक जगह जाने का रास्ता है, बाकी जगह रोड नहीं है, क्या बोलते हैं? याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा कि बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो यहाँ क्या नाम से जाना जाता है, यहाँ ऑप्शन भी देखो दिया हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखो भाबर, भांगर, खागर और तराई, तो क्या होगा? खादर होगा। क्या होगा? खादर। अब देखो इसका पीडीएफ भी तुम लोग कभी कभी जरूरत करो साथ प्रिंट कर लो, अगर प्रिंट नहीं करना है कॉपी में नोट कर लो, और इस टाइप के क्वेश्चन खूब पढ़ो। ठीक है, चलो पढ़ने के लिए कोई समय नहीं होता है कि शाम के 7 बजे पढ़ा, 8 बजे पढ़ा। अगर मन करता है हमेशा पढ़े ला तो टाइम फिक्स कर लो कि इतना बजे पढ़ब तो पढ़ब, निश्चित बात की बुझाई। ठीक ना, बिना पढ़ ले कुछ होने वाला नहीं है। हम कितना तुम लोग को बता दें, कोई असर होने वाला खुद से जब तक घरे कम से कम 10 घंटा समय देना होगा पर डे पढ़ने के लिए। 24 घंटा का समय होता है ना, दिन और रात, क्या घंटा? 10 घंटा के पढ़ता है? तो बताओ ईमानदारी से, एक भी स्टूडेंट नहीं है। ऐसे नहीं काम चलेगा। कम से कम 10 घंटा। स्कूल में 5 से 6 घंटा पढ़ाई होता है, ठीक है, 2 घंटा ट्यूशन में, 6 2 कितना हुआ? 8। और 2 घंटा भी घर में नहीं पढ़ सकता है तुम लोग? तब हाथ उठाने के लिए बोले, कोई नहीं उठाया। सिर्फ 10 घंटा घर में नहीं बोल रहे हैं, अब 12 घंटा पढ़ो, घर मिला करके, घर में, स्कूल में, ट्यूशन में। पढ़ने के लिए हम साइकिल चलाते चलाते भी माइंड में सोच सकते हैं। हम लोग चलते हैं 17 में। कह रहा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? विश्व के सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? कौन सा होगा? ठीक है, घर में पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर के मिलती है, गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पालमपुर एक चैप्टर है तुम लोगों का,
चैप्टर को पढ़ लेना है, उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो करा पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका, कितने प्रतिशत? लगभग उसका 70 मतलब 100 व्यक्ति में से 75 आदमी ऐसे हैं जो कि खेती पर निर्भर थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। खरीफ फसल की अवधि माने खरीफ फसल इस अवधि में, जैसे महीना है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कब खरीफ फसल होता है? इससे क्वेश्चन हम रबी फसल को भी नोट कर लेंगे। तो कब होता है जी? तो जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर में होता है। मतलब अभी जो है खरीफ फसल का समय है जी, है कि धान वगैरह हो गया, मक्का हो गया, है ना, इसको याद रखना है, इसको खरीफ फसल बोलते हैं। और रबी फसल में गेहूं हो जाता है, चना हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न के उत्पाद से। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कार्यशैली पूंजी का उदाहरण है? कच्चा माल, मतलब कि इससे आप इसका चैप्टर जब पढ़ेगा तो और समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ लिया तो अच्छा बात है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो खाद एवं बिक्री। आगे नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखो इस तरह से लंबा लंबा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। आज का भी क्वेश्चन जो तुम लोगों का टेस्ट होने वाला है उसमें ऐसा ही लंबा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पढ़ के बढ़िया से लिखना है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। थोड़ा हम स्पीड में चल रहे हैं इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ग सही। कौन हो जाएगा? ग सही। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कोई बना करके रिवाइज नहीं करवाएगा, जैसे हम आप लोगों को ट्यूशन में रिवाइज करवा रहे हैं, तो इसका लाभ आप लोग उठाइए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो क सही है, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। माइंड में सेटअप करते जाना। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीकों को परिभाषित करता है? इतना मानी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन होगा ख सही। कौन सा है? जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, देखो एक होता है क्या बोलते हैं छिपी बेरोजगारी, एगो प्रछन्न बेरोजगारी। इस टाइप का चैप्टर में तुम लोग को दिया हुआ होगा, इसको पढ़ लेना। ऐसे कभी मौका मिला तो हम भी पढ़ा देंगे, अब बहुत बढ़िया से हम समझाते हैं। जैसे तुम लोग कभी हम साइंस मैथ बताते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा जब हम SST पढ़ाएंगे तो तुम लोग को हम समझा सकते हैं। थोड़ा समय का थोड़ा कमी है, ठीक ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो ग सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटी शिविर, ये सब चल रहा है। मौसमी बेरोजगारी मतलब होता है कि मौसम के अनुसार, मतलब कभी कभी जो रोजगार मिलता है। जैसे मान लो बरसात के दिन में क्या होता है कि सब आदमी बेरोजगार नहीं रहता है, लेकिन सब रोजगार में हो जाता है। सब काम हो जाता है, रोजगार में हो जाता है। रोजगार में समझ में आ रहा है कहो कैसे? क्योंकि खेती बाड़ी के दिन हो जाता है और यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा खेती होता है, तो जैसी बरसात खत्म वो क्या हो जाता है? बेरोजगार। इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। बात सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर ग सही होगा, जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त हो। जैसे भी पता है खेती बाड़ी करने समय सब रोजगार में होता है, जैसी समय खत्म सब क्या हो जाता है? बेरोजगार। इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। एक होता है प्रछन्न बेरोजगारी, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। मान लो हम पढ़े BA में पास हैं, अब बकरी चरा रहे हैं, चाहे छोटा मोटा मान लो काम कर रहे हैं, पेट पालने वाला, तो ये हो गया छिपी बेरोजगारी। रोजगार में होते हुए भी बेरोजगार है। बात समझ आ रहा है ना? तो आगे चलते हैं। लेकिन आज के जमाना में देखो वो जमाना अब नहीं रह गया। अगर तुम पढ़ने में बहुत अच्छा है, खाली डिग्री हासिल किया है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम वाकई में पढ़ने में अच्छा है तो तुमको नौकरी के लिए सोचना नहीं है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन। हम लोग का देश में कौन सा लोकतांत्रिक ही चलता है ना? यहाँ पे जनता लोग सरकार को चुनता है। कौन चुनता है? जनता लोग। ये नहीं है कि कोई यहाँ पे राजा है वो उसका बेटा बन रहा है। इनमें से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र मुकाबला, एक ही राजनीति का कार्य, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, कानून का राज सरकार। तो होगा एक ही राजनीतिक दल का शासन।
कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? आगे देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसको ध्यान से तुम लोग पढ़ना और जो गलत लगेगा उसको लिखना। जैसे ग इसमें आंसर दिया हुआ है, लोकतंत्र का शासन एक रूप है जिससे वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। नहीं, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। यहाँ पे देखो ये गलत है, क्योंकि वंशानुगत मतलब होता है कि पहले बाप राज करता था, फिर बेटा कर रहा है, फिर नाती कर रहा है, फिर नाती के बेटा कर रहा है, उसको बोलते हैं वास्तवानुगत। इसलिए कौन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, जो हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? कौन सा? अब अंत भला तो कराए। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? 26 नवंबर 1900। ये आप लोगों का क्वेश्चन था। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को हम पूछने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पूछने वाले हैं अब आप लोगों से। ठीक है, अब इसका जवाब आप लोगों को देना है। किसका जवाब? जो हम पूछेंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है भाई? ओपन कैमरा चलो, तो अभी अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होगा। सबको क्वेश्चन का आंसर माइंड में सेटअप हो गया? हम यहाँ पे हेल्प के लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन बोलेंगे। कितना ऑप्शन बोलेंगे? और 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा उसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। बात सबको समझ में आ गया? चलिए, आप लोग तैयार हैं? अभी आप लोगों को हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बता भी रहे थे, और ये वीडियो शाम तक अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एकदम रेडी हो गए?